Hello everyone, welcome all. In today's lecture, we will see the formula of mole concept and we will also do the calculation part. Now let's begin the session. मान लीजिए अगर आपके पास तीन चीज लिखा हुआ है 14 AMU या फिर 14 ग्राम, ये तीन चीज लिखा हुआ है, तो क्या इन तीनों का मतलब सेम है या अलग है? कभी ऐसे लिखा होगा कि मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 या फिर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम। तो क्या 14 लिखना, 14 ग्राम लिखना, 14 AMU लिखना, ये क्या सेम है? ये तो सेम नहीं है, बट कुछ लोग सोचते हैं ये सेम है, तो कैसे ये डिफरेंट है वो आज हम जानेंगे। तो अगर हम एटॉमिक मास के टर्म्स में अगर बात करें तो 14 क्या है? नाइट्रोजन का मास नंबर है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एटम्स है दे आर रिलेटेड टू एटॉमिक वेट, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास कुछ नहीं होता है, इट इज बेसिकली मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास कितना होगा? दैट इज एटॉमिक मास। नाउ व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर मान लीजिए हम लोग को एप्पल अगर क्वांटिटी पता करना हो कि 1 kg में कितना क्वांटिटी होगा, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड हम लिए थे 1 kg का स्टोन। नो हियर अगर एटम्स का अगर हमको मास जानना है तो उसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड चाहिए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक मास है, इट इज अ मास रिलेटेड टू स्केल चूजन, कि मतलब कौन सा स्केल आप चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एटम का मास कितना होगा वो हमें इससे पता चलता है। जैसे कि अगर पहले के टाइम में अगर देखा जाए तो पहले ऑक्सीजन स्केल को स्टैंडर्ड माना जाता था, बट सिंस 1961 से एवोगाड्रो ने कार्बन का C12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड माना है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम्स का मास निकालें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये आप लोग अपने नोट कॉपी में भी लिखेंगे, ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय, और ये जो कार्बन का C12 आइसोटोप लिया गया था इसका भी 1/12 पार्ट लिया गया था। सो 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, कार्बन का C12 आइसोटोप्स लिया गया था ए, और किसका मास? एक एटम का C12 और उसका भी 1/12 पार्ट, और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड। इसको स्टैंडर्ड माने थे। अब इसके अकॉर्डिंग हर किसी भी एटम का मास हम पता कर सकते हैं। नाउ ये जो अब यहाँ से एक इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप देख सकते हैं कि ऊपर में भी मास है और नीचे भी क्या है? मास है। तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो क्या इसका कोई यूनिट होगा? नो। तो देन वी कैन से दैट रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और यही रीजन है कि अगर हम लिखते हैं कि एटॉमिक वेट, अगर एटॉमिक वेट हम लिख रहे हैं अगर हीलियम का, तो सिंपली हम 4 लिखते हैं। इसमें तो हम ग्राम AMU इस तरह का कुछ नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिटलेस होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। उसी तरह से आयरन लिखेंगे तो 56 होगा, लिथियम लिखेंगे तो 6 होगा। तो इस तरह से एटॉमिक वेट समझ में आ गया कि 14 लिखने का मतलब है कि इट इज द एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाउ 14 AMU क्या होता है? नाउ ये जो वैल्यू है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, इसको ही बोले 1 AMU। एंड व्हाट इज 1 AMU? इट इज द एटॉमिक मास यूनिट। और पहले एटम AMU लिखा जाता था, बट आजकल U से डिनोट किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज यूनिफाइड मास। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या लिया गया है। तो जैसे कि मास लिया गया है एक एटम का C12 का, इसका एक एटम का मास लिया गया। अब इसको अगर मान लीजिए एक कार्बन का एटम है, ठीक है, उसका एक मास लिया गया, ठीक है। अब उस मास को मान लीजिए हम अगर 12 है ना, तो इसको 12 पार्ट में अगर इसको ब्रेक कर रहे हैं
मान लीजिए इसको 12 पार्ट में ब्रेक कर दिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, मतलब एक एटम लिया गया C12 का, ठीक है, तो इसका कुछ मास होगा, ठीक है, इसका जो मास हुआ ये कितना होगा, ये 12 ग्राम होगा, क्यों, क्योंकि क्या है 12 इज दी, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना, तो दैट इज इक्वल टू 6 + 6 12। ये हो गया मास एक कार्बन एटम का। ना एक कार्बन एटम का 12 मास है, तो इसको 12 पार्ट में अगर ब्रेक करेंगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना, उसमें से जो, क्योंकि लिखा हुआ है 1/12, मतलब इसका भी एक एटम को लिया गया है, इट इज कॉल्ड एज 1 AMU, और इसी को रेफरेंस मान के इसी का भी मास निकाला गया। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे समझिए कि अगर हीलियम का मास निकालना हो, तो हीलियम और इसको अगर कंपेयर करें, 12 यूनिट ऑफ कार्बन और हीलियम को कंपेयर करें, तो ऑब्वियसली दोनों में कौन सा हैवियर होगा, कार्बन हैवियर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 12 यूनिट है और उसमें कितना है, उसमें 4 यूनिट ही होना चाहिए हीलियम में। तो अगर अगर उसको बराबर करना है तो इससे हम लोग को 8 यूनिट हम लोग को बाहर निकालेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि 4 यूनिट्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू हीलियम। तो इस तरह से कंपेयर किया गया। और मान लीजिए अगर कुछ हेवियर लेते हैं कार्बन से, जैसे कि नाइट्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन में कितना होता है, 14 ग्राम होता है, तो यानी कि हमको 2 यूनिट इसमें कार्बन का और लेना पड़ेगा उसको इक्वल करने के लिए उसका वेट। तो इस तरह से वेट निकाला गया है। नाउ ये 14 तो आपको समझ में आ गया कि 14 क्या है। अब देखते हैं कि आपको ये भी पता चल गया कि 1/12 मास ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, इट्स वैल्यू इज 1 AMU। अब जब हम लोग 1 AMU को रिलेटिव एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास निकलेगा, मतलब कि 14 AMU बोलने का मतलब क्या होगा, इट इज अ मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। एक नाइट्रोजन एटम का ये मास है। उसी तरह से 12 AMU लिखेंगे तो इट इज अ मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास हो गया। 14 का मतलब समझ में गया। और 14 ग्राम सिंपली, अगर एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। और जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे, अगर मॉलिक्यूलर वेट रहेगा तो वी से दैट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये चीज समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट जानना आप लोग का कि 1/12 ये क्या चीज लिया गया है और कैसे है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मोल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मोल, ये जो वर्ड मोल है ये कहाँ से आया है, तो ये जो वर्ड मोल है ये क्वाइंड बाय विल्हेम ऑसवाल्ड, ये एक साइंटिस्ट थे। विल्हेम ऑसवाल्ड साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया है मोल का, ठीक है। और इसका एक्सपेरिमेंट तो एवोगाड्रो ने करके हमें बताया है, बट ये जो नाम जो दिया गया है वो मोल जो है वो विल्हेम ऑसवाल्ड ने इसे नाम दिया है। नाउ हम ये जानेंगे, ये जो नाम है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मे बी समटाइम्स अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसने, कौन से साइंटिस्ट ने मोल का नाम दिया है, तो बस आप देख लीजिए नाम, ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है, बस एक बार आपकी नज़र में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑब्वियसली याद आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है मोल का। तो यू ऑल्सो राइट इन योर कॉपी, इट इज द SI यूनिट to represent quantity of substance। सो मोल क्या है, एक बस एक SI यूनिट है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट दी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि हर किसी का कुछ ना कुछ SI यूनिट होता है, जैसे टेम्परेचर का केल्विन है, फिर एनर्जी का जूल है, तो इस तरह से क्या है, मोल का क्या SI यूनिट है, मोल इज दी SI यूनिट ऑफ
क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की कितना क्वांटिटी है सब्सटेंस का वो बताता है. Now there is a very beautiful relation of mole and dozen. मोल और डजन का एक रिलेशन होता है और वी कैन से देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन मोल एंड डजन. क्या सिमिलैरिटी होता है कि मोल और डजन बोथ आर रिलेटेड टू अ नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि वन डजन, एक डजन कितना होता है 12 क्वांटिटी होता है ना. एक डजन बनाना मीन्स 12 बनाना हम बोलते हैं. उसी तरह से मोल भी क्या है, मोल भी इज अ नंबर. जैसे डजन एक नंबर है, उसी तरह से एक मोल भी नंबर है. क्या नंबर है, तो दिस नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी. ये हो गया जो हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसका यूज करते हैं, ठीक है. और ये हो गया जो फंडामेंटल वर्ड, जैसे कि अगर एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, आयंस की बात करें, तो उसके लिए हम लोग एक मोल का यूज करते हैं. एक मोल में कितना होता है क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी होता है. और ये ऐसा कुछ, ये बस एक हाइपोथेटिकल है जो एवोगाड्रो ने अपने एक्सपेरिमेंट में हमें बताया. तो एवोगाड्रो की एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं. उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में. क्या लिया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड के फॉर्म में उन्होंने सोडियम को लिया था, और लिक्विड में उन्होंने क्या लिया था H2O को, और गैस में CO2 को. और ये तीनों को उन्होंने एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया था. तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि दिस ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. उनके पास क्या है, इक्वल नंबर एंड फिक्स नंबर. तो वो जो नंबर है दैट इज ओनली इक्वल्स टू Na, दैट इज 6.022 into 10⁻23. ये हो गया, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स था इसमें. और ये बस हाइपोथेटिकल है, और यही जो वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू 1 मोल. और एवोगाड्रो ने अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये भी पाया कि 1 मोल, या जो ये तीनों का जो वेट है वो वेट किसके बराबर है, दे आर इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट. एटम के वेट के बराबर है. सो वी आल्सो से दैट 1 मोल इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट. 1 mole of an atom is equal to atomic weight. Similarly, 1 mole of molecule is equal to molecular weight. Now, एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है which you should know कि कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं क्वेश्चन में कि what is the exact value of mole. मोल का एग्जैक्ट वैल्यू आखिर क्या होता है. तो आप तो हमेशा यही देखते हैं 6.022, तो आप तो टिक कर दीजिएगा ये. लेकिन अगर ऑप्शन में ये रहे, कुछ भी रह सकता है ना ऑप्शन में, अगर ये रहे तो ये तो आप नहीं कीजिएगा, आप देखे नहीं है. बट एक्चुअल जो एग्जैक्ट वैल्यू जो एवोगाड्रो साइंटिस्ट जो हमें बताए थे वो ये वैल्यू था. बट फॉर आवर कन्वीनियंस रिसर्चर हैज गिवन अप्रॉक्स वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज इतना 6.022, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो. क्योंकि हम इस तरह से मान लीजिए एक मोल इतना हुआ ना, तो हम हाफ मोल आराम से बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन का. कैसे, बिना 3.011 इंटू 10⁻23. उसी तरह से अगर 2 मोल पूछे, 2 मोल क्या हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23. तो इस तरह से एक मोल का 2 मोल का वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो गया. तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ही बस ये वैल्यू हम लोग को अप्रॉक्स वैल्यू हमारे साइंटिस्ट ने हमें ये दिया है, जो कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं. नाउ ये हो गया. अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट का. क्या क्या फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है वो हम लोग एक एक करके देखते हैं. उसके बाद फिर सारा क्वेश्चंस करेंगे. Now let's see the formula. तो पहला फॉर्मूला लिखिए. ये इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब सारा क्वेश्चन आपका इससे ही बन जाएगा. इसके अलावा कहीं बाहर का आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो पहला आप लिखिए कि
mole of an element